नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं पिंकी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की भी क्लास में मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर आई हूँ और आप सभी लोग बिल्कुल निरंतर बने रहें और देखें कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं। आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं यह हमें ज़रूर बताएंगे आप लोग। और आप सभी लोग जो है ये हमें बताना मत भूला करें कि आप लोग कितनी तैयारी हुई है और कितने क्वेश्चंस इसमें से आ रहे थे और क्वेश्चंस कैसे थे यह भी बताएं। ठीक है, तो क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस को देखिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसका, जो कि आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जितनी भी जो बुक है या फिर जितनी भी आपकी आत्मकथा लिखी हुई है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना हुआ है आपसे कि तारीख़ फ़िरोज़ा शाही क्या है। यहाँ पे तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक हैं। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक है जियाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, इशामी, इब्न बतूता। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन ए जियाउद्दीन बरनी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हमें कमेंट बॉक्स में आप बताते चलेंगे और भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। नहीं पूछ रहा है इसमें कि जो दिल्ली में कुतुब मीनार है तो वह दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, आप सभी को पता है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है यह आपको बताना है। तो बता दें किसने नहीं दिया है, फटाफट बताएं आप लोग। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। बताएंगे किसने जो है इसमें योगदान नहीं दिया है। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश। तो यहाँ पे बता दें फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान है, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी है, इल्तुतमिश का भी है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का इसमें योगदान नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख थे, यह जो जिसमें कलिंग के विजय का उल्लेख मिलता है, वह कौन सा शिलालेख हो जाएगा। प्रथम, चतुर्थ, 10वें या फिर 13वें। किस शिलालेख में आपको पता है कि जो कुल कितने शिलालेख है, कितने अभिलेख है। 14 अभिलेख है आपको पता है। और बताना है कि किस शिलालेख में कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रथम, चतुर्थ, 10वें या फिर 13वें। तो यहाँ क्या सही जवाब हो जाएगा, तो आप ऑप्शन डी को टिक करें। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग पर उनके विजय का, अशोक सम्राट अशोक के जो है कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है 13वां शिलालेख। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। 3 रत्न आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किसे जो है निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। किसे जो है निर्माण का मार्ग कहा जाता है। और जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो वह क्या है यह आपको बताना है। सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यह आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसमें से आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही आचरण और सही आचरण, जो सही विश्वास है, सही ज्ञान है, सही आचरण है, यह जो है जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं। कितने रत्न, त्रिरत्न दिए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। अगर पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के केवल संस्थापक पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएगा, तो ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, ऋषभ देव हो जाएंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कि कौन है, तो यह बताएंगे वास्तविक संस्थापक कौन है, यह हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके अलावा यह बताएं कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक,
पाली में जो है बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक का यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आपसे देखिए क्वेश्चन यहाँ से कितने तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि जो पाली में जो है बौद्ध ग्रंथ यूज़ किया जाता था उसका क्या नाम था, यह बताना है आपको, उसे क्या कहते थे। और इसका अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो यानी थ्री फोल्ड बास्केट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक जो है नहीं है? त्रिपिटक में जो है तीन त्रिपिटक जो थे उसमें से कौन सा नहीं है, यहाँ आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, उपशाका पिटक या फिर विनय पिटक, कौन सा पिटक इसमें से नहीं है, यह आपको बताना है। बताए कौन सा जो है पिटक नहीं है। तो आपको पता है कि पाली बौद्ध ग्रंथों में आमतौर पर जो त्रिपिटक थे वो उसमें से अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, यह तीनों थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। लेकिन उपशाका पिटक नहीं था इसमें। ठीक है, उपशाका पिटक इसमें नहीं था, नहीं शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव रक्त में जो प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? आपको पता है कि मानव रक्त में जो प्लाज्मा का भाग होता है वह लगभग कितना होता है? तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। तो मानव रक्त में प्लाज्मा का लगभग कितना भाग होता है? आप सभी को पता है कि ब्लड का जो है, जो आप सभी की रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो है आपका ये कितना होता है? प्लाज्मा 55 से 60%। कितना होता है? 55 से 60% होता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। 55 से 60% भाग होती है। कितना? 55 से 60%। ठीक है, और प्लाज्मा में 90% जल होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को डैश किस जिले में यानी किस जिले में पेश किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था, यहाँ आपको बताना है किस जिले में पेश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा जिला? नागौर जिले में पेश किया गया था, आपको पता होना चाहिए। नागौर जिले के बगदरी गांव, कौन से गांव? नागौर जिले के बगदरी गांव में। और यह बताएं कि नागौर जिला है कहाँ पे? तो राजस्थान। कहाँ पर? राजस्थान राज्य द्वारा अपनाया गया था पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को। डैश क्या हो जाएगा? नागौर जिला। ठीक है, नागौर जिला के बगदरी गांव में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? जो त्रिस्तरीय प्रणाली है, आपको पता है पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें से जो है कौन सा नहीं है, आप बताएं। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में कौन सा इसमें से नहीं है, यह बताएं। तो देखिए, ग्राम पंचायत है, ठीक है, पंचायत समिति होगी, ठीक है, जिला परिषद होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, जिला परिषद आदि होंगे जो 3 त्रिस्तरीय प्रणाली है, लेकिन उसमें नगर परिषद नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है, नहीं है पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा कि इसमें जो है त्रिस्तरीय प्रणाली में नगर परिषद नहीं है, बाकी के ये तीनों हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति भी लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे बताना है कि जो श्री रामनाथ कोविंद जी जो है भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, यहाँ आपको बताना है कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। 16वें, 14वें, 12वें या फिर 11वें? तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी से कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना आर्टिकल को डैश कहा जाता है? कौन सा आर्टिकल को जो है डैश कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना क्या कहा जाता है? मोहलत कहा जाता है, दंड विराम कहा जाता है, क्षमादान या फिर विनियम, क्या कहा जाता है? तो अगर भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दंड विराम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे क्षमादान हो जाएगा। क्या हो जाता है? क्षमादान हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि नीलम संजीवन रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीवन रेड्डी भारत के
कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, यहाँ आपको बताना है कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। तो कौन से नंबर के थे, तो ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के, 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। निम्न में से किस एक संस्तुति के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान से जोड़ा गया था। तो कौन सी वह समिति थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। किसको जो है भारत के संविधान से जोड़ा गया था। बलवंत राय मेहता समिति, आयंकर समिति, ठक्कर आयोग, स्वर्ण सिंह समिति की। तो यहाँ पे बताते क्या हो जाएगा आप सभी का, स्वर्ण सिंह समिति को। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति को जो है जो 42वें संशोधन थे, संविधान का जो 42वां संशोधन था उसके अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जो संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है उसे भारत के संविधान से जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो का शब्द जो है वह उसका अर्थ क्या होगा। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होगा, यह आपको बताना है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होगा, यह आपको बताना है। माउंट ऑफ द डेड, या फिर पसंदीदा शहर, या फिर रहने की जगह, या फिर एक बाजार का क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आप सभी को पता है। और वहाँ पे जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई, जिसमें से मोहनजोदड़ो जो सभ्यता की खोज है वह राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में किया गया। ठीक है, 1922 में किया गया। इसे मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला या फिर माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी कि अगर आप सभी लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जीएस के पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी के वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप पीछा बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारे चैनल के माध्यम से जो है आप सभी के लिए PDF तैयार किया गया है। 5000 क्वेश्चन की श्रृंखला वाली 1 लाइनर क्वेश्चन की श्रृंखला है ये। और यहाँ पे आप लोगों को जो है पूरी जो है इसमें जितनी बनती हैं क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को बार बार एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसको लेके बनाया गया है। इसके अलावा इसमें साइंस भी आपका इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको साइंस की भी अलग से लेने की आवश्यकता नहीं। अगर हम इसकी फ़ी क्राइटेरिया की बात करें कि PDF कितने में मिलेगी आपको, तो 49 रुपीज़ में। टोटल ट्रांजेक्शन चार्ज आपका 55 रुपीज़ हो जाएगा और इसे आप परचेस कर सकते हैं और अभी से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल जो है आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे बता दें, यहाँ पे देखिए आप लोग PDF, और अगर आप चाहते हैं कि अन्य PDF चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे व्यू स्टोर। यहाँ पे और भी PDFs के स्टोर हैं, आप यहाँ से भी और सारी जानकारी ले सकते हैं। और जो PDF आपको चाहिए, जो आपको पढ़ना है, वह आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से कोई एक युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें लैक्टोमीटर की, तो लैक्टोमीटर जो है क्या मापता है, तो दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर के द्वारा जो है हवा में आर्द्रता मापी जाती है। क्या हवा में आर्द्रता मापी जाती है। एमीटर द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। और स्प्रिंग तुला द्वारा जो है भारत का मापन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, तो देखें लैक्टोमीटर द्वारा दूध का घनत्व, हाइग्रोमीटर द्वारा हवा में आर्द्रता मापी जाती है, एमीटर द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति नहीं मापी जाती है। एमीटर द्वारा विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए जो है क्या किया जाता है, अगर हम एमीटर यहाँ पे हो जाएगा। और अगर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का। और अगर हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति जो होती है वह मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ओडोमीटर का। किसका, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम एमीटर की बात करें तो एमीटर से क्या मापते हैं, धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा को। और यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ओडोमीटर। स्प्रिंग तुला की बात करें तो भार का मापन। यहाँ पे इनकरेक्ट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एमीटर। ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एमीटर। बाकी सारे सभी सही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी से, थायराइड हार्मोन के कार्य हैं। थायराइड जो हार्मोन है उनका क्या कार्य है? मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, जल संतुलन का नियंत्रण करना, शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डी बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है थायराइड हार्मोन। क्या हो जाएगा रीज़न? तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म को जो है क्या करती है, नियंत्रित करती है, जो जल संतुलन है उसको नियंत्रित करती है। इसके अलावा यह जो है हड्डी बाल और आदि जो भी चीज़ें हैं उनके विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप सभी का सही जवाब ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु, क्या है, अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो अस्थि एवं दांत के निर्माण के लिए सोडियम और पोटेशियम, लौह और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम या फिर कैल्शियम और फास्फोरस, किसका प्रयोग होता है? तो बता दें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु हमारे जो है कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग होता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग होता है। कैल्शियम रक्त के जमने में जो है सहायक होता है, और फास्फोरस जो है कोशिका को ऊर्जा वाहक होता है। कोशिका का क्या होता है? फास्फोरस जो है ऊर्जा वाहक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन में आपको सुमेलित करना है। इधर रोग दी हुई है और उसके रीज़न दिए हुए हैं कि इस रोग की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, यह आप लोग आसानी से बता देंगे। रतौंधी, अगर हम बात करें रतौंधी, रतौंधी जो रोग है, बीमारी है, वह किस विटामिन की कमी से होती है? तो यहाँ बताते कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। रिकेट्स रोग जिसे सूखा रोग कहते हैं, यह जो है विटामिन डी के कमी से होता है। विटामिन डी हो जाएगा यहाँ पे। विटामिन डी को जो क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अगर हम स्क्वर्वी की बात करें तो स्क्वर्वी जो है किसकी वजह से होता है? स्क्वर्वी रोग जो है विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक एसिड। अगर हम बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट कर लेंगे। एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से, स्क्वर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, और बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 4 1 2 3 आपका ऑप्शन सी में था। ठीक है, यहाँ भी आपको सुमेलित ही करना है। विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 का जो है रासायनिक नाम क्या होगा? यहाँ पे रासायनिक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे बताएंगे। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब? आप बताएंगे थायमीन। अभी हमने बताया विटामिन बी1 का थायमीन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन बी2 की बात करें तो क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। अगर विटामिन बी6 की बात करें तो विटामिन बी6 का हो जाएगा पायराडाक्सिन। ठीक है, अच्छा ये एक बार फिर से देख लेंगे। विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी6 पायराडाक्सिन हो जाएगा, पायराडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन बी12 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोबालामाइन। ठीक है, कोबालामिन भी लिखा रहता है, आप लोग थोड़ा सा उस पे वर्ड्स पे ध्यान देंगे। कैल्सीफेरॉल जो है आपका विटामिन डी का है। क्या हो जाएगा? विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, यहाँ पे देख लिए आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संघ एनिलीडा जो जगत का प्राणी है वह क्या हो जाएगा? संघ जो है उसमें एनिलीडा जो जगत है उसका प्राणी का नाम क्या है? संघ एनिलीडा जगत का प्राणी, स्केरिस, तिलचट्टा, मक्खी या फिर केचुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब? ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? केचुआ। केचुआ, जोंक, नेरिस, ये सभी किस में आते हैं? संघ एनिलिडा में आएंगे। और ये जो इन संघ के जो जंतुए होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, और कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हो जाएगा सही जवाब? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। संघ एनिलिडा जगत के प्राणी कौन से होते हैं? केचुआ, जोक और क्या हो जाएंगे? केचुआ, जोक और नेरिस सभी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
निम्न में से कौन सा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं है, त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है, या फिर इसकी क्रिया से बाल खड़े हो जाते हैं, या नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, या रक्त दाब को बढ़ाता है। यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा, तो बता दें आप सभी का, जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है उसका कार्य यह क्या है कि यह त्वचा में जो उपस्थित रुधिर वाहिनी है उनको संकीर्ण करता है, ठीक है। और इसकी जो क्रिया होती है उससे क्या होते हैं, बाल जो है खड़े हो जाते हैं। और यह जो नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, बिल्कुल नहीं। और यह रक्त दाब को बढ़ाता है। तो यहाँ पे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हो जाएगा। बट यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। यह नेत्र की पुतली का क्या करता है, प्रसार करता है, न कि संकुचन करता है। क्या करता है, प्रसार करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेत्र की जो संकुचन है, उस नेत्र की जो पुतली का जो संकुचन है उसका संकुचन नहीं, प्रसार करता है। नेत्र की पुतली का क्या करता है, प्रसार करता है। ओके। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन की वजह से नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। आपको बताना है ये कौन सी रीज़न है, कौन सी हार्मोन है जिसकी वजह से जो नर हैं उनमें कौन सी हार्मोन हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन। अब आप यहाँ से क्वेश्चन एक रेडी हो जाता है, आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि कौन सा इसमें से हार्मोन है, या फिर हार्मोन का नाम दे देगा कि यह नर हार्मोन है या फिर मादा हार्मोन है, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें कि जो है कौन सा हार्मोन हो जाएगा, यहाँ पे LH हार्मोन। LH हार्मोन की वजह से जो है क्या होता है, मनुष्य जो नर हैं उनमें, जो मेल हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल हैं उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होती है, ठीक है। इसको LH को क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइनजीम, लिख लें आप, ल्यूटिनाइनजीम, ठीक है, ल्यूटिनाइनजीम हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइनजीम हार्मोन आप नोट कर लेंगे। और जो LTH हार्मोन है, LTH हार्मोन जो है यह जो दुग्धजनक जो हार्मोन पूछा जाता है ना कि दुग्धजनक हार्मोन कौन सा है, तो LTH हार्मोन, ठीक है। और जो ADH हार्मोन है, ADH हार्मोन का क्या कार्य है, ADH हार्मोन जो है शरीर में जल संतुलन को क्या करता है, बना के रखता है। अब देखिए यहाँ से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आँख में जाने वाली जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, कॉर्निया, आइरिस, पुतली या फिर नेत्र लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन जो है नियंत्रित करता है। तो आपको बता दें यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, पुतली। क्या हो जाता है, पुतली जो है आँख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और आइरिस के एक मतलब आप ये पुतली जो है आप देखेंगे कि आइरिस के पीछे एक छिद्र की को जो होती है उसको क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, ठीक है। यह अंधेरे में क्या होती है, अपने आप बड़ी हो जाती है, और उजाले में क्या होती है, अपने आप छोटी हो जाती है। कौन, पुतली, ठीक है। अगर हम बात करें कार्निया की, तो कार्निया जो है क्या करता है, कार्निया का क्या कार्य है, यह हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, कार्निया का क्या कार्य है। तो देखिए आज की थी ये इम्पोर्टेंट क्लास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और कैसे रहे क्वेश्चंस आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको कितने इसमें से आ रहे थे, ये हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर मैं आती रहूँगी आप सभी की क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर, ठीक है। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम।